पापा के पास एक कॉल आया और पापा तन के खड़े हो गए। मैं पूछता रहा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बोले हम डीएम साहब के जा रहे हैं। पहली बार लाइफ में मुझे मोटिवेशन आया, सिविल सर्विसेज एग्जाम इज द वे। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट में मेंस लिखा था और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं वही हुआ जो आप सब सोच रहे होंगे, मैं प्री फेल कर गया। अब सच में जो मेरे मेंस की मार्कशीट थी वो मुझे कितना मोटिवेट रख सकती थी, वो टेस्ट होने लगा। आज प्रीलिम्स फेल हुआ हूँ तो आज मातम बन जाएगा, कल नहीं बनेगा। आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा, ये यूपीएससी नहीं लिखेगी। हेलो, मेरा नाम वैभव आनंद शर्मा है। इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में मेरी रैंक 58 आई है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप सब लोगों से इस माध्यम से बात कर पाऊँ। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ करा और सोचा कि चलो कुछ लोगों से बात करते हैं जो शायद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या इन द मिड हैं। मेरे से ये कहा गया था कि मुझे आपको ये बताना है कि मेरी ये प्रिपरेशन शुरू कैसे हुई। मुझे ये बताना है कि एग्जैक्टली वो क्या मोमेंट्स थे, वो क्या क्षण थे, वो क्या एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मैंने डिसाइड करा कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको सच में बताता हूँ कि जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें ये लिखा है कि उसके कुछ इमीडिएट रीजंस थे जिसकी वजह से वो रिवोल्ट हुआ था। और वो इमीडिएट ट्रिगर रीजंस ये थे कि कुछ एनफील्ड राइफल्स जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उसके कार्ट्रिजेस ने हर्ट कर दिया था। लेकिन वो रिवोल्ट सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत सारे रीजंस थे जो लगभग 100 साल में फैले हुए थे। तो उसको हम कहते हैं कि एक डिसकंटेंट इंडियन पॉपुलेशन में बिल्ड हो रहा था और वो बिल्ड होते होते बस ब्लास्ट हो गया, बस ट्रिगर हो गया उस पर्टिकुलर मोमेंट में जिसमें एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिजेस में कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की पोटेंशियल था। कुछ वैसी ही मेरी भी जर्नी थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को प्रिपेयर करने का डिसीजन लेने की। इमीडिएट डिसीजन अगर मैं आपको बोलूँ तो वो तो ये था कि मैं मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था जो मुझे ठीक ठाक पैसे दे रही थी और मैं मुंबई में एक ठीक ठाक जो एक यंगस्टर लाइफ को इमेजिन करता है कि उसकी लाइफ होनी चाहिए वंस ही और शी स्टार्ट्स अर्निंग, वो मैं जी रहा था। लेकिन उसमें मुझे डिसकंटेंट फील हो रहा था और एक बार मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था और मेरे ही ऑफिस के एक कर्मचारी साहब मेरे पास आते हैं, एक सर्वेंट साहब आते हैं और वो कहते हैं प्लीज़ अपना पैर हटा लीजिए, मुझे झाड़ू लगानी है। तो मैंने हटा लिया। तो मैंने उनसे प्यार से बात करी और मैंने बोला थैंक यू सर कि आपने मेरी सीट को साफ़ किया। अब मैं एक साफ एटमॉस्फेयर में बात कर पाऊँगा, अपने क्लाइंट से बात कर पाऊँगा। बोले आप मेरे से इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपके जैसा कैसे बन सकता है? तो ये सवाल पहली बार मुझसे किसी ने पूछा था और मैं ये सोचने लगा मेरे जैसा किसी को बनना ही क्यों है? लेकिन उनसे जब मैंने पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि आपका बेटा मेरा जैसा बने? तो वो बोले मैं चाहता हूँ वो भी अच्छा जूता पहने, वो भी अच्छी गाड़ी से आए जो आपने ली है, वो भी अच्छे ऑफिस में बैठे, उससे भी सब लोग प्यार से बात करें। और कॉर्पोरेट में भी कल्चर है कि जो गार्ड साहब होते हैं गेट पे खड़े हुए, वो आपको ग्रीटिंग्स देते हैं। यू फील वेलकम्ड इन द एटमॉस्फेयर। दे आर डायरेक्टेड टू डू सो बाय द एचआर डिपार्टमेंट इफ योर कंपनी इज कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ देयर एम्प्लॉइज। मैंने पूछा ठीक है, तो आपका बेटा अभी कौन सी क्लास में है? तो वो बोले वो तो 10th क्लास में है। तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करे या फिर मेडिकल में जाए या किसी और फील्ड में जाए, वो क्या चाहता है? बोले सर अभी तक हमने इस बारे में तो सोचा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको इंजीनियरिंग का ब्रीफ कर दूं क्योंकि वो मैंने करी थी। हालांकि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, पर मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। तो वो बोले कि हाँ बताइए। अल्टीमेटली सारा डिस्कशन हुआ, वो बहुत खुश थे, वो लिख नहीं सकते थे तो मैंने उनको लिखा। अल्टीमेटली उन्होंने मुझसे पूछा पैसा कितना लगेगा इंजीनियरिंग में? तो मैंने कहा कि चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे ये हो, एक सर्टेन अमाउंट तो लगेगा। वो सर्टेन अमाउंट काफ़ी न्यूनतम था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज को माइंड में रख के बताया था। पर फिर भी वो बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे जो बड़े ही बेसिक चीज़ें थी लाइफ की, जो मुझे बस ऐसे ही मिल गई, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको वो बेसिक चीज़ें मिलती ही नहीं। मेरी बेसिक लाइफ किसी का सपना है। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो ऐसी ही है। और उस वक्त मेरे को ये लगा कि अगर मैं कुछ भी रिमोटली 0.1% इन लोगों के लिए कर पाऊँ तो उसमें मैं चैन से अपनी नौकरी कर सकूंगा। क्योंकि जब भी मैं कॉर्पोरेट में आता था, मेरे को ना तो वीकेंड का इंतज़ार होता था ना वीकडे का। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो 5 दिन इंतज़ार करते हैं कि एक वीकेंड पे जाके किसी बार में जाएंगे, किसी अच्छे बियर बार में या किसी और जगह पे जाके टाइम स्पेंड करेंगे। मैं ना तो वहाँ कंटेंट था जब मैं किसी एक्सपेंसिव बार में बैठा होता था अपने फ्रेंड्स के साथ, ना मैं तब कंटेंट था जब मैं ऑफिस में होता था। हालांकि मुझे कंटिन्यूस अप्रेजल मिल रहे थे, मुझे कंटिन्यूस शाबाशी भी मिल रही थी, आई वॉज गेटिंग पैट ऑन द बैक।
लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट अभी भी जब मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किया तो सबसे पहली शाबाशी मेरे मैनेजर और मेरे डायरेक्टर की ही आई। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु सेल्स सॉफ्टवेयर। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो रोज़ आ रहे हैं मेरी सफाई करने मेरी टेबल की, इनके लिए कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। और जब हमारी वो बात हुई थी उन सर से, उन पियोन साहब से जो सफाई कर रहे थे, उस दिन के बाद उनकी आंखों में एक ऐसी निराशा थी कि जब भी वो ऑफिस आते थे, वो जो सपना, वो जो स्पार्क उनके अंदर आंखों में आया था कि मेरा बेटा इस लड़के के जैसा बन सकता है, वो स्पार्क भी मर गया था। तो वो रोज़ आते थे और अपनी किस्मत को ऐसे काम करते थे कि अब यही उनकी किस्मत है। तब मुझे और लगने लगा, जितनी बार रोज़ उन्हें देखता था मुझे लगता था क्या करूँ इनके लिए? कैसे करूँ? पैसे देना सॉल्यूशन नहीं है, इतने तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं उनकी ज़िंदगी बना दूँ। तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं? और पहली बार लाइफ में मुझे मोटिवेशन आया, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इज़ द वे। मैं पॉलिटिशियन तो नहीं बन सकता क्योंकि वो तरीके पैतरे मुझे आते नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ाई शायद मैं कर सकता हूँ। पढ़ना आता है, लिखना आता है, चलो पढ़ते हैं। और पढ़ना वहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 की तरह ही ये भी सिर्फ एक वो कार्ट्रिज मोमेंट था। ये सिर्फ इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा सिमरिंग डिस्कंटेंट था। वो सिमरिंग डिस्कंटेंट मेरे बचपन से भी शुरू हो सकता है। उसकी मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट ये है कि मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत थे और मैं उनके साथ उनकी डिस्पेंसरी में बैठा था। वो डिस्पेंसरी अफगानपुर में थी, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, गांव है मेरे शहर मुरादाबाद के पास। मैं वहाँ खेल रहा था, सबको पता था ये डॉक्टर साहब का बेटा है। कंपाउंडर अंकल को छेड़ रहा था, दवाइयाँ उठा ले रहता था, फिर मेरी जेब से दवाइयाँ निकाली जा रही थी कि तुम ऐसे दवाइयाँ मत चुराओ। होम्योपैथी में मीठी गोलियाँ होती हैं, तो मैं वो खा रहा था, शैतान था मैं। फिर अचानक से मैंने देखा पापा के पास एक कॉल आया और पापा तन के खड़े हो गए और उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सर सर सर, बार बार सिर्फ सर, कोई शब्द ही नहीं था दूसरा। फिर मैंने सोचा ये कौन इंसान है जो पापा पेशेंट सामने खड़े हैं और पापा ऐसे तन के खड़े हो गए। पापा ने बोला, वैभव चलो तुम अपनी बॉल वगैरह इकट्ठी करो, जो भी तुम खेल रहे थे इकट्ठा करो, हमें जाना है कहीं। और गाड़ी में पापा ने बिना मुझे बात करे, बिल्कुल तन के, एज इफ के ब्रेन में ब्लड फ्लो 200% बढ़ गया हो, सीट पे बैठ गए गाड़ी में और मैं बैठा। मैं पूछता रहा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बोले हम डीएम साहब के जा रहे हैं। मैंने पूछा, पापा आपके पेशेंट्स? बोले नहीं, अभी जाना पड़ेगा। और हम मुरादाबाद के अगवानपुर से डीएम अमरोहा जी के यहाँ गए। और पापा ने वहाँ जाके जब मैंने देखा डीएम साहब से बात करते हुए, वो नज़ारा मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी डीएम के सामने, किसी भी आईएएस के सामने, किसी का भी हो। पापा वहाँ पे सर सर सर, हालांकि वो प्यार से ही बात कर रहे थे, पर पापा पता नहीं क्यों अपनी सर सर की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और पता चला कि वहाँ पे डीएम साहब के बेटे के हाथ में कुछ खुजली टाइप हो गई थी, जिसके लिए पापा वो सारे पेशेंट्स को छोड़ के, जो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, वहाँ पे डीएम साहब की कोठी पे हाजिरी लगा रहे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि ये कैसा पद है जो इसके लिए किसी को भी कहीं से भी आना पड़ रहा है और कोई भी काम छोड़ के आना पड़ रहा है। तब ऐसा नहीं कहूँगा कि तब मैंने डिसाइड कर लिया था और निर्णय ले लिया था कि अब मैं करूँगा और तब से जर्नी चल रही है, वो एक ब्लास्फेमी होगी कहना, वो हाइपरबोलिक होगा। लेकिन मैं वो सीड बता रहा हूँ जो शायद पड़ गया था। तो मैं वो अपने फादर को उस स्थिति में नहीं देख सका। हालांकि वो बहुत बुरी स्थिति नहीं थी, वही स्थिति सबकी होती है नॉर्मली। वो कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे थे डीएम उनके साथ। पर मुझे ऐसा ही एटमॉस्फेयर पसंद है जिसमें लोग आराम से बात करें, सब एक दूसरे से, बिना किसी पावर डिस्टेंस के। तो मैं उस रूम से बाहर आ गया। हालांकि डीएम साहब ने कॉर्डियली मुझसे पूछा भी, बेटा तुम खेल लो, अंदर खेल लो। पर मैंने कहा कि इस एटमॉस्फेयर में मैं खेल तो नहीं पाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने देखा हो, किसी भी ऑफिसर के पीछे, उसकी सीट के पीछे एक चार्ट लगा होता है वुडन प्लैंक पे, जिसपे लिखा होता है ऑफिसर्स का नाम और लिखा होता है उनका कार्यकाल। ऐसा ही एक प्लैंक जिसमें दीमक लग गई थी, जो उन सर के पीछे था, वो उस घर में बाहर ऐसे ही कूड़ा करकट के साथ रखा हुआ था। तो उस प्लैंक पे मैं खेल रहा था और मैं बचपन में अपने बच्चे की मानसिकता के रूप में वहाँ पे खड़ा हो गया और मैंने देखा इसमें तो जगह खाली है। और उसमें मैंने एक पत्थर से अपना नाम लिख दिया था और उसमें आईएएस भी लिख दिया था। वो सिर्फ एक खेल था, वो सिर्फ एक खेल था। उस वक्त मैं कोई गंभीरता से नहीं सोच रहा था। मैंने किसी अपने आप को झंझोड़ के ये नहीं सोचा था कि मैं बदला लूंगा या मेरा इंतकाम देखेगा ये डीएम, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं आया था। मैं बस बच्चा था, मैंने सोचा शायद लिखने से ही बन जाते होंगे। और जब मैं वो लिख रहा था, वहाँ के गार्ड साहब एक थे, उनको लगा कि मैं पता नहीं कौन हूँ, शायद ऐसे ही घुस आया हूँ। तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से मेरे से कहा कि क्या कर रहा है ये मत कर, हटो यहाँ से, कोई भी आ जाता है। तब दूसरे गार्ड साहब ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो डॉक्टर आए हैं, उनका है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तब मुझे समझ में आया कि पदाधिकारी का तो करंट होता ही है, उसके आसपास जो लोग होते हैं वो भी फालतू के करंट में दौड़ रहे होते हैं। तब मुझे हल्का सा बुरा लगने लगा कि यार ये पद कैसा है, इस पे तो मैं शायद जाना भी नहीं चाहूँगा, कभी नहीं जाना चाहूँगा।
और यकीन मानिएगा कि 2017 तक जब मेरी नौकरी लगी थी, कभी कभी मैं किसी फैमिली फंक्शन में आता था तो मेरे एक भैया हैं, अभिषेक भैया, डॉक्टर अभिषेक, वो मुझसे कहते थे तेरा दिमाग ठीक है वैभव, तू कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करता, वो भी सरकारी डॉक्टर है। मैंने कहा भैया सरकारी नौकरी क्यों ज्वाइन करूंगा, ये तो बिल्कुल सेंसलेस काम है, मैं करूंगा ही नहीं, ऐसे पावर डिस्टेंस में मुझे काम ही नहीं करना। लेकिन फिर ये सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट मुझे उस पियोन साहब तक ले आया जिससे मैंने अपनी कहानी शुरू करी थी। और फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे किसी भी पद की घृणा नहीं करनी है। अगर मुझे उस पद पे जाके कुछ काम डिफरेंटली करना है तो मेरे भारत का संविधान, मेरा भारत, इसकी कार्यप्रणाली, इसका लोकतंत्र मुझे ये शक्ति देता है कि मैं एक एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ और उस पद पे बैठ सकता हूँ। और अगर मुझे कोई चीज़ गलत लग रही थी बचपन में तो मैं उसको सही कर सकता हूँ, अपने व्यक्तित्व को अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरी वही प्रेरणा है, मेरी वही अपने आप से एक्सपेक्टेशन है कि मेरे खुद का कभी दिमाग खराब ना हो, मैं कभी किसी और डीएचएमओ को अपने बेटे के हाथ की खुजली के लिए ना बुला लूँ अपने आवास पे। और अगर मुझे ज़रूरत होए कि मेरे परिवार में, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे माता पिता हो या कोई होने वाला बच्चा हो, और उसको कभी भी दिक्कत होए तो मैं किसी सरकारी डिस्पेंसरी में आम लोगों की तरह लाइन लगा के खड़ा हो जाऊँ। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो डिस्पेंसरी कैसी चल रही है, वो डॉक्टर कैसा है, लोग सरकारी व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि ये बातें अभी कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप में से कई लोग, मुझे अभी बोला भी है कुछ लोगों ने कि अभी बेटा बोलने में अच्छा लगता है, जब जाओगे तो वो पद उछालेगा तुमको। तो मैं बस ईश्वर से एक कामना कर सकता हूँ कि कभी इतना ना उछले, अगर वो उछाले भी तो मेरे व्यक्तित्व का जो वजन है वो इतना भगवान बढ़ा के रखे कि मैं अपनी सीट पे जमा रहूं, अपने पैरों को ज़मीन पे ही रखूं और लोगों को लोग ही समझें। तो जब मैंने मुंबई में ये डिसाइड करा कि अब मुझे अपने पद से रिज़ाइन देना चाहिए, मुझे जो मेरी खूबसूरत नौकरी थी उसको छोड़ना चाहिए और किसी और नौकरी के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, तब मैंने अपने डायरेक्टर साहब से बात करी। उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। ही दैट वाज हिज काइंड हार्टेड नेचर। फिर उन्होंने कहा हम आपको के अप्रेजल भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये लगा कि ये अप्रेजल और ये प्रमोशन बहुत छोटी चीज़ है उस इमोशन के सामने जो मेरे दिल में आ चुका था। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करा और मैं रेस्पेक्टफुली अपने शहर में आ गया, मुरादाबाद। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, उस वक्त जब मैंने रिज़ाइन करने की सोची थी मुंबई में। और जब मैं आया वापस तो मेरे पेरेंट्स की प्रतिक्रिया वही थी जो हिंदुस्तान में किसी माता पिता की भी होगी कि अरे वाह, आईएएस की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात क्लियरली बताने की कोशिश करी कि शायद जिस मानसिकता से या जिस सोच से आप लोग खुश हो रहे हैं, मेरी वो सोच नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जो मैं जेन्युइनली करना चाहता हूँ वो समाज में भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है, वो समाज में भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। इस इत्तेफाक को ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा। तो आप लोग खुश ज़रूर हो रहे हैं, पर अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों में ये ढिंढोरा मत पीट दीजिएगा जो अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स पीट देते हैं कि हमारा लड़का तो जी आईएएस की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा कि आप यही कहिएगा कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं 20-20 दिन में अपने घर से बाहर निकलता था और मेरे इमीडिएट पड़ोसी पूछते थे कब आए, और जैसे ही वो पूछते थे कब आए, उस वक्त मेरे दिमाग में कोई सिलेबस चल रहा होता था, कोई चीज़ चल रही होती थी जो मैं पढ़ रहा होता था अपने घर में अपनी टेबल पे, मैं उसी के शौक में होता था और वो पूछते थे कब आए। तो मैं कहता था कहाँ से? वो कहते थे नहीं तुम काम कर रहे हो ना बम्बई में। मैंने कहा हाँ अभी आया 5 दिन पहले। वो बोलते थे कब जाओगे? मैंने कहा बस 2 दिन बाद जाऊँगा। और कभी कभी वो पड़ोसी फिर 2 दिन बाद मुझे दिख जाता तो पूछते थे गए नहीं? तो मेरी जो ये 3 साल की 4 साल की जर्नी रही वो ऐसी ही रही, पड़ोसियों को ये बताते हुए कि मैं आ गया, अब जाऊँगा, ये कर रहा हूँ। लोगों के यही सवाल होते हैं समाज में, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैकेज कितना है, शादी कब करोगे। ये सवाल कभी ये नहीं बने आज तक कि तेरा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तू खुश है, क्या तू खेलता है, तुझे स्पोर्ट्स कौन से पसंद है, तू हंस क्यों नहीं रहा। ऐसे कोई सवाल नहीं पूछता। जिस दिन हम ऐसे सवाल पूछने लगेंगे शायद हम सच में विकसित भारत बन जाएंगे। वो तैयारी चली, तैयारी में अप्स एंड डाउन्स आए, ये बात फैक्ट है, सबको पता है, बहुत सारी स्टोरीज इंटरनेट पे ऐसी आ चुकी हैं। मेरे रूम में एक वाइट बोर्ड है, जैसा होता है कहीं भी, जिसमें हम मार्कर से लिख सकते हैं, और उस वाइट बोर्ड पे कई जगह गड्ढे हैं। वो गड्ढे पता है क्या हैं? वो मेरे पंचेस हैं, मेरे हाथों के, और वो मेरी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं उस फ्रस्ट्रेशन को बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैं बहुत दिखाना नहीं चाहता कि ये मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। क्यों? क्योंकि फैसला मेरा था, फैसले के साथ जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो भी मेरे ही होंगे। और कहीं ना कहीं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिमाग में कंपैरिजन मेरा खुद का सुभाष चंद्र बोस के साथ था, वो वीर सावरकर के साथ था। वो लोगों ने कितना कुछ सहा है, कितने डंडे खाए, कितने कोड़े खाए, कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे। उसके सामने मेरा ये हंसता खेलता अपने ही घर में कमरे में पढ़ता हुआ, खाता पीता बैठता उठता, ये जो स्ट्रगल है, ये कोई स्ट्रगल हुआ? तो कहीं ना कहीं मुझे मन में लगता था कि मैं कमज़ोर हूँ,
इस वजह से मुझे ये स्ट्रगल लग रहा है। पर इसी देश में जो मुझे मिला है, इस देश में ऐसे लोग पैदा हुए थे, ऐसे महापुरुष पैदा हुए थे, ऐसे लोग पैदा हुए थे जो लोगों ने इससे भी मल्टीपल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि उसके सामने मेरा स्ट्रगल लिटरली कुछ नहीं है। तो यही मेरी जर्नी रही। इसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ, ठीक ठाक मार्जिन से हुआ, और मैंने मेंस लिखा। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट में मेंस लिखा था, क्योंकि मेंस वो स्टेज होती है इस एग्ज़ाम की जिसमें आपको ये पता चलता है कि क्या आपकी कभी भी रैंक आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो मेरी जो कट ऑफ थी उस साल वो 736 थी, और मेरे जो मार्क्स आए वो 707 थे। तो मैं ये तो समझ गया कि अगर आधी पौनी तैयारी से भी मैं 707 तक पहुंच रहा हूँ और 736 मेंस की कट ऑफ है, ये एग्ज़ाम इवेंचुअली तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा। इवेंचुअली ये एग्ज़ाम जो है ये मेरे हाथों आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा, ये यूपीएससी नहीं लिखेगी। तो उसके बाद मैंने उसी भरोसे के साथ, उसी मार्कशीट को देख देख के कि ठीक है 707 आए थे, 736 कट ऑफ थी, ये 811 भी बनेंगे। 811 मेरा इस साल का टोटल है जिस साल मैंने निकाला है। तो उसी मनोभाव से मैंने तैयारी करता रहा और सेकेंड अटेम्प्ट आया, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं वही हुआ जो आप सब सोच रहे होंगे, मैं प्री फेल कर गया, और प्री फेल करा 0.6 मार्क्स से। अब सच में जो मेरे मेंस की मार्कशीट थी वो मुझे कितना मोटिवेट रख सकती थी, वो टेस्ट होने लगा। लेकिन फिर भी मैं सौभाग्य कहूँगा अपना कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन टीचर्स ने मेरे को मेंस की गाइडेंस इमीडिएटली शुरू कर दी, और मैं मेंस की गाइडेंस करने लगा, मेंस लगाने लगा। और अगला साल जब आया, जो कि ये वाला अटेम्प्ट था, इसमें प्री भी निकला ईश्वरी कृपा से, वो टफ आया था फिर भी निकल गया। फिर मेंस भी निकला ईश्वरी कृपा से, और उसके बाद मैंने फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में जो लोग बैठे थे वो इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत गलतियों को इग्नोर करा, मेरे अंदर की पर्सनैलिटी को देखा, और ये सोचा कि शायद ये एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है, और मुझे उन्होंने इस नौकरी पे बैठने का एक मौका दे दिया। और इसके बाद मैं आपको लास्ट चीज़ बताऊंगा। आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई वॉज बॉर्न टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर, एंड ऑल्सो माई ब्रदर इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे मेरी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। मेरी फैमिली ने कई बार मेरा गुस्सा देखा है, उन्होंने झेला है मुझे। मैं इतना जितना सुलझा हुआ समझा हुआ यहाँ पे लग रहा हूँ, इतना मेरी फैमिली के सामने नहीं हूँ। उनके सामने मैं रोया भी हूँ, चीखा भी हूँ, चिल्लाया भी हूँ। तो मेरे भाई ने, मेरे पापा ने हमेशा ये देखा कि इसको ये मेडिसिन देते हैं। आप जब अपने घर में चीखते होंगे तो चीखने के बाद लोग क्या कहते होंगे, चीख रहा है, शायद पागल हो गया। मेरे घर में अगर मैं चीखता हूँ तो मैं तुरंत सब्जेक्ट बन जाता हूँ। मेरे भैया और मेरे पापा जो है अपनी नोटबुक निकाल के देखने लगते हैं, इसमें ये सिम्टम दिख रहा है, इसको ये मेडिसिन देते हैं। कई बार ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कि मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ और वो मेडिसिन डिसाइड कर रहे हैं। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी डॉक्टर के सामने, किसी साइकेट्रिस्ट के सामने हूँ। वो मेडिसिन आती भी थी और वो हेल्प भी करती थी। तो इस वजह से मेरे को एक मेडिकल एड थी। मैंने मेडिटेशन भी करा, गाइडेड मेडिटेशन का भी मैंने कोर्स ज्वाइन करा हुआ था। तो इन सब इकोसिस्टम की वजह से, मेरे भाई की जो साइकोलॉजी में मास्टरी है अपनी फील्ड में, उसकी वजह से, खुद के एफर्ट्स की वजह से कि मैंने मेडिटेशन किया, रिलीजियस होने की वजह से, भागवत गीता की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से मैंने अपनी एंग्जाइटी को मोर और लेस काम कर लिया था। और आज मेरी पर्सनैलिटी, ऐसा मुझे धोखा है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, मुझे ऐसा धोखा है कि कोई भी चैलेंज आ जाए मैं एक लिमिट से ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता। अगर हम भागवत गीता का पहला पन्ना खोलें तो उसमें एक चीज़ आती है कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो हमारे सेंसेस हैं। अगर आपके मन में इमोशन आ रहा है लस्ट का, एंगर का, ग्रीड का, वो इमोशन ऐसा नहीं है कि आ गया तो अब आपको उससे गवर्न होना ही है। आप उस इमोशन को रूल करिए ना साहब। वो आपका इमोशन है, वो आपके सेंसेस हैं, वो आपके हिसाब से चलने चाहिए। अगर वो कुछ नखरे दिखा रहे हैं, मेक देम योर सर्वेंट। और ये चीज़ मैंने सीख ली थी भागवत गीता से, साथ में भैया की, पापा की, और साथ में जो मैंने मेडिटेशन करी उसकी मदद से मैं काम कंपोज रहा। और कभी भी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ प्लेस नहीं हुई कि मैंने अपनी तैयारी छोड़ दी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक दिन से ज़्यादा अपनी तैयारी को छोड़ दिया हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आज प्रीलिम्स फेल हुआ हूँ तो आज मातम बन जाएगा, कल नहीं बनेगा। वो सिर्फ इसी वजह से था। इस वजह से एक कंटिन्यूटी आई। इमोशंस की, मोटिवेशंस की साइन वेव हर व्यक्ति के रूप में होती है, लेकिन इस साइन वेव में एफर्ट्स की एक कंटिन्यूस लाइन मेरी जीवित रही। उसका कारण यही था, और अल्टीमेटली शायद उस एफर्ट्स की कांस्टेंट लाइन की वजह से ही आज मुझे मौका मिला है कि मैं ये नौकरी कर पाऊंगा। तो यही मेरी जर्नी थी। आई थिंक यही मेरा पूरी दास्तान थी जो मैंने संक्षेप में सुनाने की कोशिश करी। आई होप इससे आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिली होगी। और मैं आप लोगों से भी ये कामना करता हूँ कि जो ग्लैमराइजेशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, इसको प्लीज़ रोकिएगा। अगर आप लोग भी सेलेक्ट होते हैं और आपको भी ऐसा मौका मिलता है, आपको भी ऐसी जगह मिलती है जहाँ से आप लोगों को ये बात कह सके, तो आप प्लीज़ बोलिएगा कि ग्लैमराइजेशन ऑफ सर्विसेज मत करिए। क्योंकि इससे ये होता है
कि जब हम किसी सर्विसेज का ग्लैमराइजेशन करते हैं और किसी बच्चे के माता पिता को ये महसूस होता है कि देखो कितना इस बच्चे को, कितना इस लड़के को आईएएस बनने के बाद मान सम्मान मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस माँ बाप के दिमाग में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर शायद एक आर्किटेक्ट पनप रहा था, शायद एक सिंगर पनप रहा था, शायद एक जर्नलिस्ट पनप रहा था, शायद एक कैमरा फोटोग्राफर पनप रहा था, जो हमारे समाज को एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता बनाता, लेकिन उसका कत्ल हो जाता है। और उस बच्चे का कत्ल, उसके वो व्यक्तित्व का कत्ल, वो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो इस जश्न से तो बहुत बड़ी है, जो ये जश्न हो रहा है आजकल। कहीं से भी उड़ती हुई एक पगड़ी आती है, एक शॉल आता है, 4 लोग इधर और 4 लोग इधर खड़े हो जाते हैं और मेरे साथ फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन मुझे हर वक्त ये डर लगता रहता है कि जितने भी लोग आए हैं जो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या हूँ, इन सब के बच्चों का क्या हर्ष होगा, इन सब के बच्चों के मन में पता नहीं कितने अरमान होंगे, कितना पोटेंशियल होगा, वो शायद किल हो रहा है। तो मुझे हमेशा एक अपराध भाव रहता है कि कहीं ना कहीं जो वो डीएम साहब ने मेरे ऊपर असर डाला था, कहीं ना कहीं मैं किसी और पे तो गलत असर नहीं डाल रहा। मेरे एक कज़न भैया ने, वही डॉक्टर अभिषेक जिनका मैं आपको नाम ले रहा था, उन्होंने जो है अपने बच्ची के बारे में मुझसे कहा कि वैभव तुझे पता है, खुशी की बात बताता हूँ, मुझसे सिद्धि ने बोला मैं भी आईएएस बनूंगी। भैया बताते में बड़े खुश थे, पर मैं सुनते हुए बड़ा निराश कि एक छोटी सी बच्ची जो अभी 6 साल की है, उसको ये लग रहा है कि वो आईएएस बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा वो बन नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूं कि 6 साल में इतना छोटा ख्वाब, 6 साल में सिर्फ इतना सा ख्वाब। 6 साल में तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं चांद खरीद लूंगी, उसको लगना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या कर लूंगी, मैं नेक्स्ट सुनीता विलियम्स बनूंगी, मैं कल्पना चावला बनूंगी, मैं कोई आर्किटेक्ट बनूंगी, मैं शायद बहुत बड़ी पेंटर बनूंगी, मैं नई मोनालिसा बना दूंगी। वो क्या कह रही है, मैं आईएएस बनूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद मेरे बनने से भी एक गलत मैसेज जा रहा है, और ये मैसेज सही जाए, इस वजह से मैं इस पोडियम पे आया हूँ। कोई मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे ये कह सकूँ कि प्लीज़ सर्विसेज का गलत कारणों से ग्लैमराइजेशन मत करिए, सही कारणों से करिए, सही कारणों से करिए। अगर कोई सिविल सर्वेंट सही में कोई अच्छा काम करता है, उसको सराहिए, उसको प्यार दीजिए। कभी वो आपको मिले अपनी डिस्ट्रिक्ट में, उसको थैंक्स बोलिए, थैंक यू बोलेंगे उसको दिल से कि आपने हमारे लिए किया, हम आपके आभारी हैं, या हम आपका काम को सराहते हैं, तो वो भी खुश होगा, और वो भी एक और जोश के साथ, एज द नेम सजेस्ट जोश टॉक, वो भी बड़े जोश से अपने काम को दोबारा करेगा। उसके काम की उतनी ही इज्जत करिए जितनी किसी और के काम की होनी चाहिए। अगर मैं इस अपनी पूरी जर्नी को 1 या 2 लाइन में समअप करूं, तो मैं कोई कोट नहीं बोलूंगा, मैं कोई आपको शेरो शायरी करके नहीं सुनाऊंगा, कोई मोटिवेशन भी नहीं दूंगा। मैं आपको बस अपना वेरी ओरिजिनल माइंडसेट बता देता हूं, जो मैंने अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी बोला है, और मैं खुद भी ये मानता हूं, आई बिलीव इट। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गया, तो मैकेनिकली, मटीरियलिस्टिकली बोल रहा हूँ कि मैं एक सरकारी बुलेरो में घूमूंगा, जो सरकारी बुलेरो मेरी होगी भी नहीं। और अगर मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो आई विल मेक श्योर कि मैं खुद की रेंज रोवर में घूमूंगा। तो कभी भी अपना दिमाग इस तरह से मत रखिएगा कि मैं फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अगर फेल हो गया तब भी बहुत बढ़िया कुछ कर लूंगा, और शायद जो फैसिलिटीज़ एक ऑफिसर को मिलती हैं, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट से अगर सोचें, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं कुछ क्षण भर के लिए। अगर मैं फेल हो गया तो आई विल मेक श्योर कि मेरी फैसिलिटीज़ मेरी खुद की होंगी, एंड दे विल बी ऑन माई नेम। ये मेरा एटीट्यूड था। आई होप अगर ऐसा एटीट्यूड आप भी रख पाएँ, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड खराब नहीं होगा इस एग्ज़ाम की वजह से, और आप इस एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव जर्नी की तरह अपनी लाइफ में जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है, और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे।
यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है, लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है, वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए, और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।